नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का शताब्दी समारोह, अब तक देश को दिए हैं 6 सेनाध्यक्ष। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की शेयर, लिखा हार के बाद सेनापति को हमेशा सुननी पड़ती है आलोचनाएं। कानपुर से नवनिर्वाचित विधायक उमेश कुमार को साधु संतों ने दी शुभकामनाएं, उत्तराखंड का नेतृत्व करने का दिया आशीर्वाद। उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका, दीपिका पांडे ने राष्ट्रीय सचिव और सह प्रभारी पद से दिया इस्तीफा। मसूरी में कांग्रेस ने प्रदेश में भाजपा की जीत को बताया अप्रत्याश, ईवीएम पर उठाए सवाल। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया। आरआईएमसी के छात्रों ने इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। एकेडमी एयर में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को राज्यपाल ने सम्मानित भी किया। इस दौरान आरआईएमसी की स्मारिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में आरआईएमसी से जुड़े कई पुराने छात्र भी मौजूद रहे। मौके पर पूर्व वायुसेना प्रमुख बीएफ धनवा, आरआईएमसी के कमांडर अजय कुमार मौजूद रहे। आपको बता दें कि देहरादून स्थित राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज ने रविवार को अपने गौरवशाली 100 वर्ष पूरे किए। आरआईएमसी भारतीय उपमहाद्वीप का पहला सैन्य प्रशिक्षण संस्थान है, जिसका उद्घाटन 13 मार्च 1922 को तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया था। आरआईएमसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी एजीमाला के लिए प्रमुख फीडर संस्थान है। संस्थान देश को अब तक 6 सेना प्रमुख, 41 सेना कमांडर और समकक्ष समेत 163 लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के सैन्य अधिकारी दे चुका है। कानपुर से नवनिर्वाचित विधायक उमेश कुमार को साधु संतों ने ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए उन्हें उत्तराखंड का नेतृत्व करने का आशीर्वाद दिया है। हरिद्वार के सांभवी धाम में आयोजित संतों के होली मिलन समारोह में अलग ही होली रही। होली के अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार का जश्न भी लोगों के सिर चढ़कर बोला। संत समाज ने पहाड़ के कलाकारों के बीच जमकर होली खेली। उत्तराखंडी लोक गीतों की यहाँ धूम रही। पहाड़ के इस युग में जब राजनीतिक पार्टियों का इतना दबदबा हो, सीधी लड़ाई हो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, उसमें एक स्वच्छंद और स्वतंत्र और मजबूत पत्रकार जिसने अपने दम पर दोनों महत्वपूर्ण पार्टियों को धूल चटा दिया, ऐसे उमेश कुमार को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप ऐसे ही उत्तराखंड का नेतृत्व करते रहिए, सभी पत्रकारों का नेतृत्व करते रहिए। उमेश कुमार की तरह ही सभी पत्रकारों को होना चाहिए। मेरी छैला बेड़ पाको बारमासा, बेड़ पाको बारमासा, नरना कफल पाको चेता मेरी
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों में लालकुआं विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में रहे पूर्व सीएम हरीश रावत को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्हें अब आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी के तहत उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। हरीश रावत ने फेसबुक पर लिखा कि पराजय के बाद पराजित सेनापति को हमेशा उलाहना और आलोचनाएं सुननी पड़ती है। मैं भी एक स्वघोषित ही सही, सेनापति न सही, लेकिन एक योद्धा तो हूँ ही। ढेर सारे लोग जिनमें भाजपा की सोशल मीडिया टीम और कुछ मेरे अति प्रिय दोस्तों की टीम सम्मिलित है, मुझ पर दनादन प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि मैं उनका दिल से आभारी हूं कि एक पराजित योद्धा को वो इस लायक तो समझ रहे हैं कि अब भी मुझी पर चोट की जा रहे हैं और चोट पहुंचाने के लिए भाजपा द्वारा गढ़े हुए झूठों का सहारा लिया जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में हार के बाद कांग्रेस नेता दीपिका पांडे ने पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और सह प्रभारी के पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष हाईकमान को इस्तीफा देने की बात कह चुके हैं। वहीं अब कांग्रेस पार्टी की प्रदेश सह प्रभारी दीपिका पांडे ने सह प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी 47 सीटों के साथ लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। राज्य में कांग्रेस को जिस तरह हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद पार्टी में इस्तीफा देने की भी शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में सबसे पहले पार्टी की सह प्रभारी दीपिका पांडे ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए प्रदेश सह प्रभारी राष्ट्रीय सचिव दोनों ही पदों से इस्तीफा देने की जानकारी दी है। हालांकि उनके इस्तीफे की खबर के बाद पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि इस्तीफा कोई समाधान नहीं है और पार्टी स्तर पर उनसे बात की जाएगी। विधानसभा चुनाव का समय खत्म हो चुका है, जहां प्रदेश भर की 70 विधानसभाओं को अपने अपने जनप्रतिनिधि मिल चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा अब तक नहीं हो पाई है, जिससे कि प्रदेश भर में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार है। जहां धामी के नाम पर ही मुख्यमंत्री की मुहर लगने की बात कही जा रही है, वहीं प्रदेश भर के दिग्गज नेताओं की देहरादून से दिल्ली तक की लॉबिंग जारी है। वहीं इस कश्मकश के बीच बागेश्वर विधानसभा से लगातार चौथी बार विधायक चुने गए चंदन रामदास को कैबिनेट मंत्री पद से नवाजे जाने के बाद बागेश्वर की जनता और उनके समर्थक और कार्यकर्ता मुखर हो गए हैं। जहां 2017 के विधानसभा चुनाव के पश्चात एक बड़े अंतर से जीत हासिल करने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि चंदन रामदास को कैबिनेट मंत्री पद से नवाजा जाएगा, लेकिन स्थिति न बन पाने से वो 2017 में भी त्रिवेंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाए थे। लेकिन इस बार एक बड़े अंतर से जीत दर्ज करने के बाद उनके समर्थक और बागेश्वर क्षेत्र की जनता उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के लिए लगातार मुखर हो रही है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समर जहां खत्म हो चुका है, जहां प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा को अपने अपने जनप्रतिनिधि मिल चुके हैं, वहीं खटीमा से पुष्कर धामी के चुनाव हार जाने के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर संशय अब तक बरकरार है। जहां मुख्यमंत्री का चेहरा पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया था, लेकिन अपनी सीट गंवा देने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे, इस पर लगातार संशय बरकरार है। और कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि पुष्कर धामी पर ही पार्टी हाईकमान मुहर लगाने वाला है, लेकिन लगातार नेताओं की दिल्ली तक लॉबिंग अब भी जारी है। और यह संशय अब तक उत्तराखंड की जनता के लिए बरकरार है कि आखिर कौन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनेगा और कौन इस राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन इसी क्रम में बागेश्वर विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ से लगातार चौथी बार विधानसभा का चुनाव जीते चंदन रामदास को कैबिनेट मंत्री पद से नवाजे जाने की बात यहाँ की जनता तथा भाजपा कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं, जो कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी जब उन्होंने जीत दर्ज की थी तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी अपनी मांग को मुखर किया था कि कैबिनेट मंत्री पद से चंदन रामदास को नवाजा जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति तब नहीं बन पाई थी और उस बार भी उन्हें कैबिनेट मंत्री पद नहीं मिल पाया था। लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव जब लगातार चौथी बार उन्होंने बड़े अंतर से जीता तो कहीं ना कहीं यह मांग भी मुखर हो गई है। जनता के साथ ही भाजपा कार्यकर्ता लगातार, चाहे वो सोशल मीडिया हो या अन्य क्षेत्रों में, लगातार यह मांग मुखर हो रही है कि चंदन रामदास को कैबिनेट मंत्री पद से नवाजा जाना चाहिए। और अगर चंदन रामदास की बात करेंगे तो लगातार चौथी बार वो इस विधानसभा से जनप्रतिनिधि चुने गए हैं और एक बड़े मत से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को हराया है। लगातार 2007 से वह चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2007 चुनाव की अगर बात करेंगे तो उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री राम प्रसाद टमटा को यहाँ पर चुनाव में हराया था, जो कि उससे पहले की कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। उन्हें धूल चटाई थी उन्होंने कहीं ना कहीं। और उसके बाद 2012-2017 का चुनाव भी लगातार बड़े अंतर से वो जीतते हुए आ रहे हैं। और चंदन रामदास की अगर बात करेंगे तो एक सुलझे हुए नेता बताए जाते हैं और काफ़ी सरल स्वभाव के बताए जाते हैं। और विवादों से अगर कहें तो दूर दूर तक उनका नाता नहीं है। आज तक कोई ऐसी बड़ी विवाद या ऐसा कोई कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई है जिसमें कि चंदन रामदास का नाम मुखर होकर निकला हो। यही एक बड़ी वजह भी है कि वो इस बार भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन की बात यहाँ पर चुनाव से ठीक पहले हम जब जनता के बीच जा रहे थे तो कहीं ना कहीं परिवर्तन के स्वर भी हमें देखने को मिल रहे थे। और कहीं ना कहीं ये कहना भी था लोगों को कि 3 बार से वो लगातार विधायक हैं और इस बार कहीं ना कहीं परिवर्तन की बात हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ ना होगा। ठीक चुनाव परिणाम जब सामने आए मतगणना के तुरंत बाद ठीक उलट लगातार 12,000 मतों से उन्होंने जीत दर्ज की और एक अपने आप में
बहुत बड़ी बात भी यह है कि बागेश्वर विधानसभा जैसे क्षेत्र का लगातार चौथी बार प्रतिनिधित्व करना। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कैबिनेट मंत्री पद उन्हें मिलता है या नहीं, लेकिन यहाँ की जनता का साफ तौर पर यह मांग है, साफ तौर पर यह कहना है। मसूरी में कांग्रेस के प्रत्याशी गोदावरी थापरी ने मसूरी कांग्रेस भवन कार्यकर्ताओं और समर्थकों और उनके साथ मसूरी की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मसूरी और प्रदेश में कांग्रेस की हार अप्रत्यक्ष है। जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड में भाजपा की जन और विकास विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों में आक्रोश था, उसका विपरीत परिणाम देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय नेतृत्व लगातार समीक्षा कर रहे हैं और एक बार फिर कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में कांग्रेस का सबसे ज्यादा जनाधार था, वहाँ पर भाजपा को सर्वाधिक वोट पड़े हैं, जो उनकी समझ से परे हैं। हम लोग इस बारे में चिंतन मंथन करेंगे जरूर, क्योंकि शायद हम लोग अपना कांग्रेस का जो हमारा एजेंडा था वो हम लोग या तो लोगों तक पहुंचाने में विलम्ब हुए या फिर हम लोग उनको सही से समझा नहीं पाए और वो उसको शायद समझ नहीं पाए। तो मैं और ये भी हम लोगों से थोड़ा सा हम लोगों को हजम नहीं हो रहा कि पिछला जो फिगर था वही फिगर इस बार आ रहा है। और इस बात से भी हम लोगों को ये थोड़ा मैं अपना मनोबल और अपने कांग्रेस जनों का और अपने सहयोगी जनों का मनोबल नहीं गिराना चाहती उनको। इसलिए भी हम लोग वो है कि हमारे इतने वरिष्ठ हमारे इतने पूर्व मंत्री जन, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी, वो तक जिनको पूरा प्रदेश ने 42% मुख्यमंत्री के रूप में उनको मैंडेट दिया था, अपना विचार रखा था उनके प्रति, तो वो भी जब हार सकते हैं तो इसलिए हम लोग उसका बारे में हम लोग समीक्षा करेंगे और ये राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग सभी लोग उसको करेंगे। लेकिन अभी हम बिल्कुल उनके साथ हैं और अभी हम जो विधायक जी जीते हैं उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ, उनको बधाई देती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ, अनुरोध करती हूँ और आशा करती हूँ कि वो हमारे जो कांग्रेस जन हैं और हमारे सहयोगी जन हैं उनसे भी भेदभाव न करते हुए सभी का समान रूप से एक नज़र से देखते हुए उनका कार्य करें और भी जो यहाँ की समस्या है जो हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने छोड़े थे उसको रुके हुए कार्य थे उनको भी पूरा नहीं जो कर पाए उनको भी करें। सभी अपने जो अगर उनकी नीतियाँ सही है तो उनका समर्थन करेंगे और अगर उनकी नीतियाँ खिलाफ रहेगी जनहित में तो हम लोग उनका भरपूर सभी टीम हम लोग मिलकर हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और देश की हमारी महिलाओं ने जो वोट कास्ट किया उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसमें जो केंद्र सरकार की नीतियाँ थी, बीजेपी की प्रदेश सरकार की थी, हम अपनी नीतियों को सही तरीके से जनमानस के तक पहुंचाने में लगता है कि हम असफल रहे और उन लोगों की जो भी योजनाएं थी उसको घर घर पहुंचाने में उन लोगों ने मेहनत की और आज उसका नतीजा ये हुआ कि जो मैंडेट हमारे खिलाफ किया और मैंडेट उनको मिला, ये बड़ा आज चिंता का विषय है। हमें आने वाले समय पर भी इस पर में मंथन करना है कि कैसे हम लोग आगे अपनी पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, बहुत लोगों के विभिन्न क्षेत्रों से जो हमारे मित्र कई जिलों के या कई और बाहरी जिलों के भी हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल बहुत टूट रहा है और कई तो कह रहे हम क्या करें। मेरा सिर्फ मीडिया के माध्यम से उन तमाम साथियों को मेरा अनुरोध करना चाहता हूं कि कहीं भी अपना मनोबल न गिराए और कहीं ऐसा हताश न हो कि ये हम चुनाव हार गए, हमारा कैंडिडेट हार गया, हमारी सरकार नहीं बनी तो हमारा क्या होगा। ऐसा नहीं है, फिर भी हमारा विपक्ष आज मजबूत है प्रदेश में और कहीं ना कहीं जैसे कि हमारे प्रत्याशी जी ने भी कहा, गोदावरी जी ने, कि हम जो विधायक जीते हैं उसको भी बधाई देना चाहते हैं और उनसे भी उम्मीद करते हैं कि सभी को विधानसभा की जो सम्मानित जनता है उसको एक नज़र से देखे और जो उनकी समस्या है उसका निराकरण करने का वो प्रयास करेंगे। ऐसा हम उनसे भी बात करेंगे।
एकादशी शुरू होते ही खड़ी होली की शुरुआत भी हो गई है। रंग पड़ने के साथ ही होली के नारों से कुमाऊं गुंजायमान हो गया है। कुमाऊं में होली का महत्व बड़ा खास माना जाता है। यही वजह है कि बसंत पंचमी से ही यहाँ पर बैठकी होली की शुरुआत भी हो जाती है। वहीं बेटागूट में भी एकादशी के दिन से होली का रंग परवान चढ़ चुका है। बेटागूट के होली के मुख्य डांगर नंदा वल्लभ लोहमी की अगुवाई में होली कार्यक्रम के मुख्य मंदिर ढुंटिका में रंग पड़ने के साथ ही कटूर भर में खड़ी होली की शुरुआत हो चुकी है। रामनगर में महिलाओं ने शहर में बैठकी होली का आयोजन किया है। इस दौरान उन्होंने पर्वतीय सभा मंदिर के प्रांगण में होली का आयोजन करते हुए होली गीत और नृत्य किया। साथ ही महिलाओं ने बताया कि कुमाऊं भर में हर साल भाजपा कार्यकर्ता होली से पूर्व बैठकी होली का आयोजन अपने अपने क्षेत्र में लोकगीत गाकर करते हैं। यहाँ पर जो हमारे होली का है, विगत वर्षों की भांति हम यहाँ पर सारे लोग एकत्रित होकर महिला संगठन यानी एक व्यक्तिगत किसी नहीं, पूरे रामनगर की महिलाएं हैं, सभी बहनें लगी हैं और कितना अच्छा है कि सारे प्रेम से यहाँ पर होली करते हैं और हमेशा हम लोग ऐसे ही करते हैं। आज इस शिव मंदिर से हमने अपनी होली का शुरुआत किया है। सारी बहनें इसी प्रकार घर घर जाकर के कहेंगे। हम एक ही भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा हर वर्ष की भांति होली का त्यौहार बड़ी खुशियों के साथ आए और खुशियों के साथ हम मनाएं, सभी की दीर्घायु हो। क्योंकि जिस तरीके महिलाओं का उत्साह आप देख रहे हैं और आप लोगों का भी धन्यवाद जो आप इतना अपना समय हमें देते हैं और हम लोगों के बीच में आकर के आपको भी लगता है कि हमारे त्यौहार का कितना महत्व है और किस प्रकार हमें अपना त्यौहार मनाना चाहिए। सभी बहनों का और सभी लोगों ने एकजुट होकर इतने अच्छे से होलियां गाई हैं कि मैं समझती हूँ कि रामनगर की बहनों का जैसा एक हर जगह होना चाहिए कि हम होली को अपना सारे संगठन जुड़ करके करें। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी में करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल द्वारा एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन डॉक्टर बच्चन लाल प्रभारी करियर काउंसलिंग सेल द्वारा किया गया, जिसमें रोजगार के क्षेत्र में योग, विविध पॉलिथीन से होने वाले प्रदूषण के दुष्प्रभाव और निदान और तंबाकू प्रतिषेध, जन साधारण जागरूकता आदि विषयों पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में जनपद योग विशेषज्ञ कृष्णानंद बिजलवाण और योग प्रसार विशेषज्ञ भगवती प्रसाद बिजलवाण ने योग के विविध आयामों पर प्रकाश डाला। होली के त्योहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कल रामनगर में छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान कई मिठाइयों की दुकानें बंद पाई गई। आपको बता दें कि होली का त्योहार नजदीक आते ही मिलावटखोरों का खेल शुरू हो जाता है, जिसके चलते कल खाद्य विभाग ने औचक छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान उन्होंने रामनगर के कई प्रसिद्ध प्रतिष्ठानों में छापेमारी की। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि उनके द्वारा 10 मिठाइयों की दुकान से सैंपल लिए गए हैं। वहीं एक दुकान में संदिग्ध मावा भी पाया गया है, जिसका सैंपल ले लिया गया है और उसका सैंपल रुद्रप्रयाग भेजा गया है। उन्होंने कहा कि मिलावटखोरों के खिलाफ हमारा अभियान लगातार जिला नैनीताल में जारी है। ये हमारा अभियान 3 तारीख से चल रहा है और इस अभियान में हम होली में जो प्रयुक्त होने वाली खाद्य सामग्रियाँ हैं, जैसे दूध है, मावा है, गुजिया है, तेल है, मिठाई है, मसाले हैं, इनकी जो मेन सेलर्स हैं या जो सप्लाई है, उन चीज़ों से हम नमूने ले रहे हैं। तो इसमें कल हम यहाँ से भी नमूने लिए हमने रामनगर से, तो रामनगर में कल से और आज तक कुल मिलाकर हम 10 नमूने ले चुके हैं। इसमें दूध के, मावे के, मिठाई के, जिसमें गुजिया भी है, तेल के, मसाले के आदि नमूने हैं। और 3 तारीख से जो हमारा अभियान चल रहा है जनपद में, अब तक हम लगभग 40 खाद्य पदार्थों के नमूने ले चुके हैं और होली तक ये हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा। तो जितनी भी चीज़ें हैं लगातार नमूने लेकर हम चेक करा रहे हैं, ताकि लोगों को होली के त्यौहार पर बिल्कुल शुद्ध और खाद्य मानकों के अनुसार बनी हुई चीज़ें ही हम उपलब्ध करा सकें। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।